यहाँ फिर करंट अफेयर्स में आपको बड़े परिवर्तन देखना आना चाहिए, बहुत बड़े परिवर्तन, जो ड्रास्टिक चेंज जो होते हैं ना, जो फिर वो जमाने को बदल के रख देते हैं, एरा चेंजिंग, जिसने जमाने को पूरा ही बदल दिया। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो परीक्षा में पूछने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो जैसे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में आप लोग सब जानते हैं, निबंध आता रहता है, और अभी एमपीपीएससी वाले ने निबंध पूछा है, लेकिन क्या वो सोशल मीडिया के तौर पे पूछेगा? तो उसके साथ साथ एक सिनोनिम ये चलता है बिग टेक्स। जब हम बात करते हैं बड़ी ऐसी कंपनियां जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है और दुनिया में प्रभाव रखती हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे अमीर लोग भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, ऐसी कंपनियों ने दुनिया को बदला है, हम सबकी आदतों को बदला है, राजनीति को बदला है, समाज को बदला है, इकोनॉमी को बदला है। उनके प्रश्न बढ़ जाएंगे, गूगल के, अमेजॉन के, मेटा के यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले के समय में जैसे किसी आदमी की जिंदगी, देखिए कि आदमी की जिंदगी का कितना समय, 24 घंटे किसी आदमी के होते हैं, तो उसका कितना समय किस चीज में जा रहा है, उसी आधार पर आप देखोगे कि न्यूज़पेपर के पेजेस बनते हैं। एक न्यूज़पेपर में 16 पेज हैं, तो 16 पेज में आप देखोगे कि एक या टोटल जो न्यूज़ है, उन न्यूज़ का अगर आप एनालिसिस करोगे तो कम से कम 2 पेज जो है वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए मिल जाएंगे, कि उन्होंने खबरें सोशल मीडिया से उठाई है, सोशल मीडिया ने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, यहाँ पर सोशल मीडिया से ठगी की गई है, ये फेसबुक पे दोस्त बने थे और इसने शादी के नाम पे झांसा दिया है। आप देखोगे कि 2 पेज, 16 पेज में से 2 पेज जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का रिलेवेंस आएगा, उसमें प्रासंगिकता आएगी, उसका नाम आएगा। इसका मतलब वो समाज को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब 24 घंटे में, जब 16 में से 2 है तो 24 घंटे में से 3 घंटे आदमी कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ा हुआ है, एक्टिव है। अमेजोन पे होगा, बिग टेक पे है ना, गूगल पे होगा, व्हाट्सएप पे होगा। दिन भर जो लोग जॉब वाले हैं उनकी फाइल्स आती जाती रहती दिन भर। प्रशासनिक अधिकारी तो 15-15 घंटे सोशल मीडिया पे होते हैं, क्योंकि बिना गूगल के उनका, ये गए जीमेल पे, ये गए डॉक्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्स पे जाओगे, आप भी एडिट कर रहे हो इधर, वो भी एडिट कर रहा है, दोनों का एडिटिंग एक साथ साइमल्टेनियसली दिख रहा है। आपने फाइल शेयर किया हुआ है, आपने कोई नाम जोड़ा है, किसी का पिता का नाम जोड़ा है, और नहीं यहाँ पे पति का नाम लिखना, सामने वाला पति का लिख देगा। आपको पति का नहीं पता, आपको केवल पिता का पता है, सामने वाले को पति का नाम पता है, वो उसमें जोड़ देगा, इसमें पति का नाम डाल, आपको दिखने लग जाएगा, अच्छा मतलब यहाँ मुझे पति का नाम लिखना था। तो एक साथ अगर 4 लोगों को शेयर कर रहा है, 4 लोग काम कर रहे हैं, रियल टाइम जो है एडिटिंग है, सब लोगों को, चारों को दिख रही है, कोई भी एडिट कर सकता है। तो ये तो कमाल हो गया ना, कि ऑफिस के 4 बाबू अलग अलग ऑफिस में बैठे हैं। आपको कागज, पहले आपका बाबू जो है प्रिंट निकाल के देता था, प्रिंट निकाल करके चपरासी जाता था, फिर चपरासी उस दूसरे ऑफिसर को देता था, फिर वो ऑफिसर देखता था, फिर अपने क्लर्क को देता था, फिर उसका क्लर्क टाइप करता था। ऑफिसर का काम ही खत्म हो गया। चारों क्लर्क को रियल टाइम गूगल डॉक्स पे बिठा दिया और चारों एक्शन ले रहे हैं और अपने अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। और आप अपने एंड पर यहां देख सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल में ऑफिसर देख सकता है, वॉच कर सकता है कि चारों क्या एडिट कर रहे हैं और वहीं से गाइड कर सकता है। अब फोन आपका चालू है और डेस्कटॉप पे आप एडिटिंग कर रहे हैं तो बात भी कर सकते हैं और एडिटिंग भी चेक कर सकते हैं और रियल टाइम गाइडेंस भी दे सकते हैं। तो कमाल की चीज है और ये सब हो रहा है। तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं वहां तो बिग टेक जो है या ये सोशल मीडिया और ये जो चीजें, ये केवल गूगल और ये सब कोई मार्केट के, यूं कहें कि बच्चों की या मनोरंजन की चीजें, मनोरंजन की चीजें नहीं है, ये ई गवर्नेंस है और इसने फैसिलिटेट किया है।
और रियल टाइम है और आउटपुट ओरिएंटेड है, आउटपुट लेके आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी आई है, करप्शन कम हुआ है और फॉसिल फ्यूल जलना कम हुआ है क्योंकि ट्रेवल नहीं हो रहा है, नहीं तो कागज लेके जा रहे हैं और पेपरलेस है, कागज की जरूरत नहीं है, इको फ्रेंडली है। तो ये तो रिवॉल्यूशन है। तो ये सब हो रहा है और आप सोचें कि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न ना आए, तो आपको परीक्षा देते समय में वेटेज देना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तैयारी का वेटेज देना पड़ेगा कि हम कितना वेटेज किस तैयारी को देंगे। तो मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हुआ, अभी ढेरों लोग दिन भर व्हाट्सएप पे, क्योंकि फाइल्स आती जाती हैं, केवल ऐसे थोड़ी फोटो का हैप्पी बर्थडे बोला था, गुड मॉर्निंग बोला था, ये सब फालतू बात, ये सब अलग चीज है। लोगों का तो रियल टाइम वर्क हो रहा है, पीडीएफ आ रहे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, एप्लीकेशंस आ रही हैं, एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं और सामने वाला मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ब्लू टिक हो गया, तो रिसीव हो गई। आपने भेजा है और डबल टिक है तो इसका मतलब पहुंच गया है, सिंगल है इसका मतलब कि ट्रेवल कर रहा है, पहुंचा नहीं है। तो ये सब क्लियर हो रहा है ना। तो ये तो जादू है ना, रिवॉल्यूशन है। तो अब क्या सोचते हैं आप कि अभी भी प्रश्न उसी जमाने के आएंगे, कबूतर से संदेश भेजते थे, अब ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। अब तो प्रश्न नए जमाने के क्वेश्चंस होंगे, नए जमाने की चीजों के हिसाब से होंगे। अब आएंगे थोड़ी सी दूसरी, जैसा कि अभी जो है डीएमए बनाया ना एक्ट, डिजिटल वाला, यूरोप ने बनाया। तो यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ पे एक नया एक्ट बना दिया, एंटी ट्रस्ट जैसा। हमारे यहाँ जो कंपटीशन लॉ है, भारत में कंपटीशन कमीशन है, और कंपटीशन कमीशन जो है, मैं यहाँ ये बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आपको ये मुद्दा समझ में आए और उसकी डेप्थ समझ में आए कि आपको सोशल मीडिया और बिग टेक के भी कितने अंदर जाना है। क्योंकि ये वाली बातें तो सब जानते हैं कि गूगल की स्थापना किसने की, अभी गूगल के सीईओ कौन है, एमपीपीएससी वाला जैसे पूछता है, लेकिन यूपीएससी की रेंज भी थोड़ी सी अलग जाती है। तो खास करके 5 जून को यूपीएससी का प्री है, तो मैं उस रेंज के क्वेश्चन जो है आपको बताना चाहता हूँ। तो वो जो यूरोप है वो थोड़ा सा अमेरिका से अलग है। अमेरिका बेसिकली मार्केट है, प्रॉफिट। अमेरिका प्रॉफिट वाला देश। अमेरिका में हर चीज बिना प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं किया जाता वहां। बनिया देश है वो, बनिया प्रॉफिट देखता, हर जगह प्रॉफिट, हर जगह प्रॉफिट। मैं एक पिता पुत्र से मिला, बड़ी यूनिवर्सिटी चलाते हैं ये। तो जब देखो, जब भी मिलते हैं तो दोनों से अलग अलग मिला, दोनों ने एक ही बात की, दोनों से अलग अलग टाइम पे मिला तब भी वही बात की। तो कभी भी बिना पैसे के बात ही नहीं करते, मतलब सामान्य बात होते नहीं। अगर मैं उनको कहूं कि मैं गायत्री मंदिर पे जाकर फ्री क्लास पढ़ाता हूं, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आपसे वो उस बात को सुनना ही नहीं चाहते। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि आप फ्री पढ़ाते हैं, कितना पुण्य मिलता है या कितना आपको अच्छा लगता होगा और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना ही नहीं उनको। दरअसल वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उनको, वो सुनना ही नहीं चाहते। अगर मैं ये बात शुरू करूं कि मैं गायत्री मंदिर जाता हूं सैटरडे संडे, बहुत सारे बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पाते उनसे मैं बात करता हूं, फिर उसको मैं यूट्यूब पे डालता हूं, तो वो अपना कुछ भी काम करने लग जाएंगे रूटीन वाला, जो उनको लगता है टाइम वेस्ट होना शुरू हो गया है और अब मुझे वो काम करना चाहिए। ये तो बैठे रहेंगे, अभी पता नहीं कब तक ये ऐसी बात करेंगे। नॉन प्रोडक्टिव चीज है। पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है इसमें? पैसा कहाँ है? कोई मतलब, मेरे को क्या फायदा? आप ये बात मुझे सुना रहे हो, मुझे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कभी वो आपके कपड़े की तारीफ नहीं करेंगे, कभी वो आपके टी शर्ट की तारीफ नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पुराना प्रोफेसर मिलेगा आपको, तो हो सकता है कि वो आपके कपड़ों की तारीफ करे, आज तो तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। कहाँ से लिया है, क्या है ये? मतलब यहां तक बात कर ले, क्योंकि टीचर की बात करने की स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जो बनिया है ना, जो दिन रात पैसे के बारे में सोचता है, वो इन चीजों को लेना देना ही नहीं। आप कैसे लग रहे हो, क्या हो,
आप कितना पैसा यहाँ देने के लिए आए हो, मेरे प्रॉफिट में कितना हिस्सा बढ़ाने वाले हो, इसकी बात करो। तो सर मैं आपको एक काम की चीज बताता हूँ। रोक दिया उसने। मैं कहा क्या? बोले मेरे कॉलेज में 5000 स्टूडेंट है। मैंने कहा ठीक। बोले इन 5000 स्टूडेंट को आपका कोचिंग का बता दें, आपकी 1.5 लाख फीस है। मैंने कहा ये फीस हम गवर्नमेंट से ले लेंगे, 5000 बच्चों की 1.5 लाख रुपए फीस ले लेंगे। बच्चे आपको पढ़ाना नहीं है एक भी, 75,000 आपको दे देंगे एक बच्चे के हिसाब से, 75,000 हम रख लेंगे। मैंने कहा पर हमारे पास तो ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर लें। लाइसेंस कागज वाले तो सब हमारे पास, बच्चा हमारे पास। ठीक, वो तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है आपकी स्कॉलरशिप के नाम पे ही तो आपको एडमिशन देते हैं। बोलते हैं आपको कुछ नहीं देना होगा, सरकार से जो भी 70-80 हजार रुपये मिलेगा उसको हम रख लेंगे, आपका डिग्री हो जाएगा। आप सब जानते हो यही करते हैं सब। उसी से उनके यहाँ एडमिशन दिखते हैं। वहां कोई होता है कि वहां कोई जाता है? कोई पढ़ने नहीं जाता। पूरे भोपाल के सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी यही काम करते हैं, स्कॉलरशिप पे जिंदा है। अब ये मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो उसको लगता है ये बढ़िया अच्छा है, 5000 बच्चों के 75,000 आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे यहाँ तो 50 बैठने की व्यवस्था है, 50 बच्चों की व्यवस्था है बैठने की। बोले ना उसको पढ़ाना ही नहीं ना, आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा, आपको पढ़ाना है ही नहीं, हमको सिर्फ एडमिशन दिखाना है। वो एडमिशन हमारा ऑफिस दिखाएगा, हमारा ऑफिस के लोग फॉर्म भरेंगे, बकायदा एडमिशन दिखाएंगे। और जो आदमी एक एक बच्चे का 1.5 लाख जारी करेगा सरकार का, उसको एक लिफाफा जाएगा, उसको लिफाफे से मतलब है। उसको एक्स्ट्रा, हम बिना लिफाफे के किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाते। हम जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं एक लिफाफा साथ में लेके जाते हैं। और वो आदमी फिर उस दिन हमारे सिवा और किसी दूसरे का काम ही नहीं करता, सिर्फ हमारे काम पे फोकस करता है। और हम पूरे उसको सताते भी नहीं, परेशान भी नहीं करते। हम बोलते नहीं ये आपका बनता है और ये वाजिब है और ये हम दे रहे हैं आपको और ये आपको करना है। आप कितने ईमानदार हो क्या हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। और ये आपको बल्कि उसको सिद्ध भी कर देंगे कि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में सरकार नहीं आएगी, जनता नहीं आएगी भलाई करने के लिए। इसलिए आप अपनी व्यवस्था, बोले हम उसका भी ब्रेन वॉश कर देते हैं। अगर वो करप्ट नहीं होता तो उसको करप्ट बना देते हैं, उसको सपना दिखा देते हैं कि आपके पास 20 लाख की कार होनी चाहिए, आपके बच्चे का एडमिशन इस टाइप के स्कूल में होना चाहिए, आपके घर में ये चीजें होनी चाहिए। अब तनख्वाह में वो सब आ नहीं पाएंगी, तो बोले ये सब चीजें भी हम करते हैं। अब आप समझ रहे हैं अमेरिका क्या है? ये अमेरिका है। ये इस टाइप के लोग जो हमारे यहाँ बिखरे पड़े ना, अब आप कहोगे तो बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन आपके पूरे भोपाल में जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सब यही तो है। इंदौर के क्या है? यही है। मुंबई के क्या है? गवर्नमेंट के पैसे पे। ऐसे ऐसे खतरनाक प्लान मैंने शेयर किए आपके सामने। अब ये मेरा प्रॉफिट की चीज है, मैं ये प्रॉफिट कमा सकता हूं, लेकिन मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसको हम रोक नहीं सकते। ये कल्चर बढ़ेगा और इंडिया में इसका एक्सेप्टेंस आ चुका है। इंडिया के लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना, तो क्या हुआ? कर रहा है तो ठीक है, पैसे ही तो बना रहा है। पैसे बनता हुआ देखना, किसी के पास संपत्ति ज्यादा होते हुए देखना, मतलब उनको बुरा ये लगता है जो बाप दादा की संपत्ति बेच देता है, जो कंगला हो जाता है, जिसका दिवाला निकल जाता है, वो बुरा लगता है। पैसा बनाता हुआ व्यक्ति का भी बुरा नहीं लगता, वो किस तरीके से बना रहा है उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये इंडिया में एक्सेप्टेंस है हमारी सोसाइटी में, पैसा बनाते हुए दिखना चाहिए। तो इंडिया में तो ये चीज आ गई है कि जो भी करे, और ऐसे में गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं। एथिक्स की बात मत करो, एथिक्स नैतिकता ये वो उन्होंने कुछ नहीं रखा, फालतू बात। इंडिया में आ गया एक्सेप्टेंस, यूरोप में नहीं आया। आया समझ? अमेरिका में आ चुका है, काफी हद तक आ चुका है, इंडिया में आ चुका है। इंडिया के लोगों को कोई लेना देना नहीं, तो क्या? कोई लोग आप कहोगे कि नहीं ये तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम सेटिंग हुआ और ऐसे, तो क्या जो कर सकता है वो करेगा।
तुम कर लो। उसको आता है ईवीएम सेट करना, और ये वो यहाँ तक बोल जाए। अभी तो खैर वो तो अभी साइंटिफिक उसका कुछ ज्यादा वो नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ उस मुद्दे से, लेकिन एक बता रहा हूं, लोग ये कहने के लिए आ जाए कोई बेईमानी से तो क्या हुआ। कई बार अमित शाह के लिए लोग चुटकी लेते हैं ना कि वो पाकिस्तान में भी सरकार बना सकते हैं मतलब वहां पे भी बीजेपी की सरकार बना देंगे, मतलब वो बना सकते हैं। मतलब सीधी सीधी सी बात है, जैसे एमपी में सरकार बनी, उसको रिश्वत दी, सारे लोगों को, विधायकों को तोड़ा, रिश्वत दी, तो क्या जो बना सकता है वो बना सकता है। मतलब अगर आप किसी दूसरे की बीवी को इंप्रेस करो और अपनी बीवी बना लो तो उसके लिए भी तैयार है। हाँ तो क्या, उसमें दम नहीं था, ये इससे इंप्रेस थी, इसके साथ आ गई, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब ये चल सकता है? बोले हाँ, क्यों नहीं, जिसमें दम होगा। नहीं तो वो क्यों आते? ये इस पार्टी में आए तो सोच समझ के ही आए होंगे। और एक्सेप्टेंस, सरकार चल रही है देखो, और सारी जनता में से किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या हो गया है। तो बहुत बढ़िया है कि किसी के घर में दरवाजा खुला था तो वो घुस गया, वहां से उठा लाया, और उसके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि उसने उसका पैसा उठा लिया, तो उसको दरवाजा बंद रखना चाहिए था, अपने आदमी को संभाल के रखना चाहिए था। कांग्रेस को अपने विधायकों को शिक्षा देनी थी अच्छी कि तुमको बिकना नहीं है। वो क्यों बिके? तो भैया कोई आदमी ताला लगा के नहीं गया, इसका मतलब क्या? एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस सोसाइटी में। किसी भी नेता को शर्म नाम की कोई चीज दिखी कि हमने चोरी की, राजनीतिक चोरी थी वो, क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिया था जनता ने तो हरा दिया था। पर एक आदमी बिका और बड़े आदमी ने बड़ी सेटिंग की, छोटे आदमियों ने छोटी छोटी सेटिंग की, और देखा आपने पूरा तख्ता पलट, और बोले ये सब नियम के अंतर्गत है, लेकिन नैतिकता के अंतर्गत है क्या? जैसे मैंने अभी आपको कुछ उदाहरण दिए, दूसरे की बीवी, दूसरे का पैसा, ऐसे कोई स्वीकार करेगा उसको? नहीं, वहां नैतिकता की बात करेंगे तो ये भी तो वही है, ये राजनीतिक चोरी है। वो विवाह की चोरी हो गई, ये बात कहें तो ये आर्थिक चोरी हो गई, आर्थिक अपराध हो गया, और ये कैसा हो गया? पॉलिटिकल क्राइम है ये। लेकिन वो दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ के वायलेशन को कहीं न कहीं लिमिट करता हुआ है उसमें। मतलब आपने चोरी इस तरह से की कि सीसीटीवी पहले लकड़ी से घुमा दिया, उसमें आप नहीं आ पाए, ताले की चाबी आपने उसकी जेब से ही निकाल ली थी तो ताला टूटा नहीं और कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला, और उस समय में कोई नहीं देख रहा था, यानी गवाह कहाँ है, सीसीटीवी में कहाँ है? बस सीसीटीवी गुम गया था ना, तो सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग में पहले वो गेट की तरफ था और अब वो बगीचा दिखा रहा है, तो बोलेगा प्रूफ तो नहीं है ना, लेकिन चोरी तो हुई है ना। तो ऐसे रास्ते निकाल करके अगर चोरी कर ली जाए तो क्या उसको बोलोगे आप चोरी नहीं है? ये एक्सेप्टेंस है। और इंडिया के सोशल मीडिया में आप जाकर देखोगे तो ये एक्सेप्टेंस आ चुका है, और बल्कि उसको गौरवान्वित किया जाता है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं, और ऐसा कोई कोई कर पाता है, और जो करता है वो बहुत ही महान होता है, और हम उसके फॉलोअर हैं। मतलब कमाल ही हो गया ना। मतलब एक्सेप्टेंस का भी ऐसा है कि एक्सेप्टेंस से भी आगे बढ़ गए ना, ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस चीज। अमेरिका ऐसे ही पूंजीवाद को ग्लोरीफाई करता है। बिक गया ना, प्रोडक्ट बेच दिया ना, बेच दिया। यूरोप ने कहा गूगल को कि गूगल सर्च में जो ऊपर आता है वो तुम्हारे प्रोडक्ट क्यों आते हैं? तुम तो सर्च इंजन हो और कंपनी भी हो, तुम्हारा काम है तुमको जो एडवर्टीजमेंट दे उसको ऊपर लेके आओ, क्योंकि तुमको उसने पैसा दिया। पहली बात तो यह है कि रेटिंग वगैरह जो होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। जिसकी भी रेटिंग ऊपर है उसको ऊपर दिखाओ, चाहे उसने आपको पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो। लोग उसको रेटिंग दे रहे हैं और उसके बारे में लिख रहे हैं अच्छा, तो उसको ऊपर दिखाओ। लेकिन गूगल अपने आप में खुद ही कंपनी बन गया, खुद ही मैन्युफैक्चरर बन गया, खुद ही प्रोड्यूसर बन गया। और जैसे ओयो होटल वाला होता है या और कोई होटल सर्विस प्रोवाइड कराता है आपको, सर्विस प्रोवाइडर है, वैसे ही आपने गूगल वाले ने अपनी तरफ से होटल वगैरह दिखाना शुरू कर दिए कि ये गूगल होटल्स हैं। तो आप किसी जगह पर घूमने गए तो
यूरोप ने कहा भैया ये नहीं चलेगा, ये क्या है, तुम सर्च इंजन हो ना, तो जो सर्च किया जा रहा है वो बताओ ना, ये अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, कंट्रोल, तो प्रॉफिट नीचे। इसका मतलब यूरोप में अभी एक्सेप्टेंस नहीं आया, नैतिकता, नैतिकता, एथिक्स, फ्रांस में, जर्मनी में अभी भी एथिक्स बचे, अभी उसका इंडियनाइजेशन नहीं हुआ या अमेरिकनाइजेशन नहीं हुआ, वो यूरोप ही है। जबकि यूरोप का एंटी ट्रस्ट लॉ के होते हुए भी वहां बिग टेक पनप गए, वहां फेसबुक काम कर रहा है। फेसबुक, आपको पता है म्यांमार में जो रोहिंग्या के अगेंस्ट और बहुत सारी चीजें हुई फेसबुक से हुई थी। मार्क जकरबर्ग देखता रहा और जिनोसाइड हो गए। मार्क जकरबर्ग ने जिनोसाइड करवा दिए, लाखों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया और वो चुपचाप देखता रहा। पूरी दुनिया में फेसबुक पे भयंकर नफरत वाली चीजें हैं, आपको फ्लोट होती हुई दिखती हैं, लेकिन मार्क जकरबर्ग उस पर एक्शन ही नहीं लेता। एकदम गंदी और झूठी चीजें हैं, लेकिन वो हटाता ही नहीं है उनको। लोगों का चरित्र हनन हो रहा है, अच्छे अच्छे आदमियों के खिलाफ गालियां लिखी जा रही है, बुरी बातें लिखी जा रही है, फेसबुक एक्शन ही नहीं लेता है। पैसा आ रहा है उसको, एडवर्टीजमेंट। अगर किसी ने एडवर्टाइज दिया और गलत विज्ञापन है पर वो फ्लोट करेगा, चलेगा, वो स्क्रॉल करते जाओगे, खूब कई बार दिखाएगा वो। तो एथिक्स है कि नहीं भाई, एंटी ट्रस्ट लॉ। और हमारा कंपटीशन कमीशन क्या कर रहा है भारत का, जियो ने कहा बोले मैं फ्री करूंगा और उसको 2015 फ्री चलाने दिया और उसने एक साल भी पूरी तरह से फ्री नहीं चलाया और पैसा लगा दिया और 40 करोड़ सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए। और 40 करोड़ फ्री के चक्कर में एयरटेल छोड़ के आए थे, आइडिया छोड़ के आए थे, BSNL छोड़ के आए थे कि ये फ्री मिलेगा और डेटा भी फ्री मिलेगा। बाद भी मैं फ्री कर पा रहा हूं, बाद में चूंकि जब उनको आदत लग गई फ्री की और वो जब BSNL से भी शिफ्ट कर गए, आइडिया से, वोडाफोन सबसे शिफ्ट कर गए, तब आपने पैसा चालू कर दिया। तो कंपटीशन कमीशन भारत का जो है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा ना होने दे। अमेरिका में इसको बोलते हैं एंटी ट्रस्ट एक्ट। लीना खान सर्च करेंगे तो वो उसकी एक्टिविस्ट है और अभी उसकी करीब 30-32 साल की है और वो उसकी चेयरमैन है, वो उसको देखती हैं, एंटी ट्रस्ट कमीशन वहां है, एंटी ट्रस्ट एक्ट। लेकिन ये सब फालतू चीजें। अब डिजिटल मार्केटिंग एक्ट और वो आ गया, DMA आ गया। आप सर्च करिएगा DMA, यूरोपियन यूनियन वाला। तो वो DMA जो है वो बड़ा सख्त है। उसने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, आप कौन कौन सी चीजों से पैसा कमाते हो शो करो। फेसबुक वाला ये बताता है कि मैं एडवर्टीजमेंट देता हूं और पैसा कमाता हूं, तो मैं फेसबुक की कमाई है, मेटा की कमाई इतनी है, इंस्टाग्राम से और इससे वो दिखती है। क्यों दिखानी पड़ती है? क्योंकि आप लिस्टेड हो IPO के तौर पे और इन्वेस्टर्स हैं, लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप उनको शो करो, इसलिए आप दिखाते हो। गूगल वाला दिखा, अल्फाबेट वाला दिखाता है अपना पूरा, बट आप उसको तोड़ करके नहीं दिखाते कि इसमें और गोलमाल कितना है, हम कितना पैसा गलत काम करके कमाते हैं। एंटी ट्रस्ट लॉ और कंपटीशन कमीशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको वायलेशन करके हम लोग पैसा कमाते हैं। ये चीज जो है आप बताते ही नहीं हो कि हमने वायलेशन किया है, तो आपके इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलता है कि हम किसकी कमाई खा रहे हैं, हमको डिविडेंड जो मिल रहा है वो किसका हिस्सा मिल रहा है, मतलब चोरी का हिस्सा बांटा जा रहा है। घर पे आप बच्चे का अच्छा नया शर्ट ले आए, उसको बाइक दिला दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये पैसा मैं चोरी करके लाया। एक बार घर पे बात तो करो कि दरअसल आज मैंने 20 लाख की चोरी की है, उसमें से मैं आपको ये सामान दिलवाना, वो लेने को तैयार है। वाल्मीकि से यही तो पूछा था, डाकू रत्नाकर से, नारद जी को बांध दिया था तब, जाके घर वालों से पूछ के आओ, तुम जो ये कर्म कर रहे हो डाकू वाला, इसमें वो हिस्सेदार हैं?
तो वाल्मीकि जो है रत्नाकर गया घर पे और उसने कहा कि मैं तो ये काम करता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि अगर कल से इसका प्रतिफल मिलेगा, कर्मफल मिलेगा, तो क्या आप लोग भी उसके हिस्सेदार? बोले नहीं, हमें तो पता ही नहीं आप क्या करते हो, हम तो जानते ही नहीं है, हम तो बस आनंद लेते हैं, आप जो कुछ भी लाते हैं उसको खाते पीते हैं, पहनते हैं, एंजॉय करते हैं। अब वो जब कुछ भी होगा तो आप देख लेना अपना ये तो आपको अकेले करना पड़ेगा। तो जिन इन्वेस्टर्स के बलबूते पे आप कंपनी चला रहे हो, जैसे रिलायंस वाला अपने सारे इन्वेस्टर्स को बताएगा कि 1 साल तक मैंने फ्रॉड करके सारी कंपनियों को सबसे पहले खत्म करवाया, क्योंकि फ्री करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और जब सबको फ्री कर दिया और मैंने सबके सब्सक्राइबर खत्म कर दिया, तब मैंने अचानक से पैसा शुरू कर दिया और उसी का लाभ कमा के मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। उस लैंग्वेज में बताया। बोले नहीं इतना तो वो भी जानते हैं, इनोसेंट थोड़े हैं। हाँ, तो वो तो एक्सेप्टेंस आ गया है कि हाँ सही तो कर रहा है अंबानी, यही तो करना चाहिए, तो फिर यही करेंगे। यही तो हुआ कि हमने कैमरा घुमा के और चाबी चुरा के और ताला खोल के और पैसा निकाल लिया। आप बताओ इसमें गलत क्या है? हम पकड़ में कहाँ आ रहे हैं? लेकिन चुराया तो है ना यहाँ चुनाव चुरा लिया, मध्य प्रदेश में चुनाव चुरा लिया, चुनाव हारने के बाद भी सरकार बन गई तो चुनाव चुरा लिया। वहां पूरा का पूरा कंपनी, इंटरनेट की भी और पूरी वॉइस, आपकी वॉइस और डेटा और सब, पूरी कंपनी। यानी आपने एक कंपनी चुरा ली, नेटवर्क कंपनी चुरा ली, नई कंपनी बना ली। जिस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था उसका निर्माण हो गया, रातों रात हो गया, और उसका कोई अस्तित्व नहीं था। लोग 25-20 सालों से स्ट्रक्चर बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे और वहां तक पहुंचे थे। आप रातों रात एक आइडिया देकर के कि हम फ्री चलाएंगे और प्रधानमंत्री उसको इनॉग्रेट करते हैं और पूरे देश में एक्सेप्टेंस है कि हाँ ये चोरी सही है, पूरा देश उसको एक्सेप्ट करता है। बल्कि 19 का चुनाव बहुमत से जिताया कि ये तो कमाल ही करते हैं, मतलब वाकई में कैमरे में आते ही नहीं है और चोरी भी हो जाती है। हाथ की सफाई देखना हो तो यहां देखो, गजब का एक्सेप्टेंस। अब इस देश में कोई सोशल मीडिया के अगेंस्ट यूरोप की तरह बोलेगा कि गूगल तुम क्या कर रहे हो, पैसा कहां से लाए, कहां से लाए पैसा? इन्वेस्टर्स को बताओ ना जरा पैसा कहां से लाए। वो दरअसल हमने ऐसा किया कि खुद के ही कुछ प्रोडक्ट बना लिए और गूगल के प्रोडक्ट कोई भी सर्च करता था ऊपर दिखाते थे। अरे तुम तो सर्च इंजन हो ना, तो ईमानदारी रखनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। नहीं, इसमें ऑनेस्टी की क्या बात है, हमारा सर्च इंजन है तो हम तो ऊपर दिखाएंगे। दैनिक भास्कर वाला अगर खुद अपना, अगर मान लिया जाए स्कूल खोल देगा तो वो रेटिंग देगा कि दैनिक भास्कर ने 10 स्कूलों को रेटिंग दी है, तो वो सबसे ऊपर स्कूल बता देगा अपना दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे। तो फिर वो तो बता सकता है, तो इसमें गलत क्या है? हमारा अखबार है। नहीं, आप तो रियल में बताओ ना कि वाकई में आप रेटिंग कर रहे हो 10 स्कूलों की। सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है भोपाल का, वो लिखो ना सबसे ऊपर। तो आप बोलोगे ना कि ये तो बेईमानी हुई है क्योंकि इसी का अखबार है इसलिए इसने अपना खुद को ऊपर बता दिया। बात समझ में आ गई आपको? तो इस लेवल की जब बात होती है तो यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है। और जब आपसे बोलते हैं कि सुंदर पिचाई किसके अध्यक्ष हैं, कौन सी कंपनी संभालते हैं, 4 कंपनियों के नाम लिख दिए, ये एमपीपीएससी। और मैं आपको जिस लेवल पे ले गया हूं सोचने समझने के, इसलिए यूपीएससी में एथिक्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। और जब वो ज्यादा होती है तो थोड़ा मुझे लगता है अंतर समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए आप लोगों को उस लेवल पे जाकर के बिग टेक पढ़ना है, सोशल मीडिया पढ़ना है, उस लेवल पे जाके पढ़ना है। तो ये एनालिटिकल तरीका हुआ, विश्लेषण करने का तरीका हुआ। तो इसमें आप कहोगे ये तो सरकार के अगेंस्ट जा रहा है। नहीं, सरकार के अगेंस्ट कौन जा रहा है? लोकतंत्र में तो ये तरीका ही है, लोगों को प्रभावित करो और जीत जाओ। उसे आम्बेडकर भी छेड़ते थे जब वो चुनाव हार गए, बोले ये क्या तरीका हुआ नेहरू का, कांग्रेस को इतना फेमस किया हुआ है कि हर कोई कांग्रेस को, नेहरू को ही चाहता है। गाय बछड़ा उस समय में चुनाव चिन्ह था। वो बोलते भी हैं डेमोक्रेसी, बोले पागलों का काम है डेमोक्रेसी, क्या मतलब है?
गाय बछड़े पे तो कोई भी गधा भी जीत जाए, बछड़े पे खड़े कर दो बस। तो चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा है और कांग्रेस है और नेहरू है, ये तीन नाम ऐसे चलते हैं कि बहुत चिढ़ते थे। पर नेहरू उनको राज्यसभा में लेके आए थे और कानून मंत्री भी बनाया हारने के बाद भी, लेकिन वो निर्दलीय लड़े थे, हार गए। क्या पता पार्टी भी बनाई हो, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं उसका। लेकिन एक तो अभी ऐसे समय में अब आम्बेडकर जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं, पहले कानून मंत्री बने, वो भी अगर बुरी तरह से चुनाव हार जाए, जमानत जब्त हो जाए, है ना, वो भी मुंबई जैसी जगह पर जहां मतलब काफी दलित लोग थे, उनके चाहने वाले लोग भी बहुत थे, बड़ी मात्रा में महार जनजाति के जाति के लोग बहुत रहते हैं, तो भी हार गए। इसका मतलब पॉपुलैरिटी के सामने तो अब तो डेमोक्रेसी में तो इस तरह से जीतते ही हैं लोग, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए डेमोक्रेसी वाली बात तो बात ही खत्म हो गई। बात आ रही है नैतिकता की कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे अमेरिका का उदाहरण देने, अमेरिका का उदाहरण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी ये होता है, प्रॉफिट बेस्ड धंधा। जैसे हम लोग गुजराती लोग बोलते हैं ना, धंधा करते हैं, तो वो धंधा करता है। अमेरिका भी धंधे वाला देश, तभी तो वहां चल रहा है सब कुछ। ट्रंप के होते हुए भी सब चल रहा था, बाइडेन के होते हुए भी सब चल रहा है। और एलन मस्क सपने बेचता है और वो दुनिया का सबसे रईस आदमी है। बहुत सारी चीजें तो सपना ही है, टेस्ला को छोड़ के बाकी सब चीजें, चाहे न्यूरालिंक हो, चाहे वो स्पेस वाला स्पेस एक्स हो, क्योंकि अभी फ्यूचर का है लेकिन सपनों का वो है भाषा, और सपने दिखाता है और लोगों को सपना जो है वो अच्छा लगता है। बहुत सारा तो साइंस फिक्शन ही है। एक समय तो हम उसको फिक्शन ही बोलते थे। जब मूवी आई थी पहली बार मार्शियन और ये और वो और गैलेक्सी, और जब हम बात करते थे तो क्या था वो, कोई उस लेवल पे नहीं सोच पाता था, लेकिन उस आदमी ने उसको मोनेटाइज कर दिया, पैसा बना लिया उसका, और आज दुनिया की सबसे बड़ा आदमी बन गया। तो वो देश अलग, लेकिन यूरोप से अपेक्षा करो। यूरोप अभी भी नहीं बदला है, बहुत सारी चीजों में वो रिजिड है। एंगेला मर्केल इस समय होती तो उसका स्टैंड रशिया के अगेंस्ट और अलग होता। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन आए हैं फिर से, जो सेंटर एक तरह से राइटिस्ट सेंटर लेफ्टिस्ट है, और सेंटर राइटिस्ट जो था वो हार गई। अगर वो आ जाती तो फिर परिस्थितियां बदल जाती, वो अल्ट्रा राइटिस्ट होती। और दूर दक्षिणपंथी विचारधारा कितनी खतरनाक हो सकती है अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्रांस का नेचर बदल जाता, क्योंकि उसने हिजाब की भी बात की थी, उसने ये भी कहा था कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि जो फ्रेंच नहीं है यानी फ्रांसीसी नहीं है, जिनका जन्म फ्रांस में नहीं हुआ, उन सबको फिर हाउसिंग से और हेल्थ से और एजुकेशन से सबसे बेदखल करेंगे, उनको वंचित करेंगे। केवल फ्रांस के जो नेटिव्स हैं उन्हीं को ये सब सुविधाएं मिलेंगी, देश की बेसिक एमिनिटीज और वो सब चीजें। तो ये सब चुनावी वादे थे। तो ये अब इमैनुअल मैक्रोन का सेकंड टर्म आना फ्रांस के इतिहास में तीसरी बार हुआ है ऐसा कि कोई दूसरी बार आया है। और वो जिस तरीके से आए, हालांकि कुछ परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो आपको वो उस तरह का दिखाई देगा, लेकिन आप देखो, सुनो, समझो उसको, तो आपको यूरोप के एथिक्स समझ में आएंगे। लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स करने का सबसे आसान तरीका हो गया है कि उसकी आइडेंटिटी जगा दो। केकई ने क्या किया था, मंत्रा ने क्या किया, मंत्रा ने एक ही काम की थी। केकई को ये एहसास किया था कि कराया था कि देखो तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और राम को सब कुछ दिया जा रहा है, और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी। और तुम्हारे बेटे को कुछ मिलेगा नहीं और वो सेकेंडरी हो जाएगा, जबकि वो डिजर्व करता है, और खास करके तुम इतनी इंटेलिजेंट थी और इतनी कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा राजा दशरथ की सक्सेस में, और यहां तक कई बार तो तुमने उनकी जान बचाई है। तो टाइम आ गया है कि उसको कैश इन हैंड करो, एकदम से मोनेटाइज करो उसको। तो कान भरे थे ना,
देखो कान तो आप किसी के भी भरो, झगड़ा टंटा खड़ा कर दो। पड़ोस में कोई रहता है और उसको देरानी जेठानी है, तो उसमें से देरानी के या जेठानी के कान भरे जा सकते हैं। दो भाई हैं तो पिता के खिलाफ भड़काया जा सकता है कि देखो तुम्हारे बड़े भाई को ही पिताजी सब कुछ करते हैं, तुम सीधे पड़ जाते हो, जबकि वो बदमाश है। लेकिन उसको बोलते तुम बहुत बोले हो, तुम है ना ऐसे मुंह फट और बोल जाते हो, लेकिन वाकई में तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा है और तुम है ना समझ हो, तुम समझ नहीं पाते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, थोड़े दिन बाद वो अलग अलग हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये एहसास कराना कि तुम्हारा बहुत कुछ खत्म हो रहा है, तुम बड़े संकट में हो। पूरी दुनिया में कई मेजोरिटी है जो बिल्कुल संकट में नहीं हो सकती। हम लोग संकटापन्न जाति किसको बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज किसको बोलते हैं? जब कोई 50 की संख्या में रह जाए, 70 रह जाए, 100 रह जाए, लाखों करोड़ों की संख्या में जब होते हैं तो उसको हम लीस्ट कंसर्न बोलते हैं। वो संकट में नहीं, लेकिन जो लिस्ट कंसर्न है उसको ये एहसास कराया जाए कि तुम एंडेंजर्ड हो और तुम तो किसी भी दिन विलुप्त हो जाओगे, तो उसको लगने भी लगता है धीरे धीरे, हाँ हम तो विलुप्त हो सकते हैं, तो फिर ये बचा सकते हैं, ये तारनहार आए, ये हार्बिंजर हैं और ये बचाएंगे तुमको। अच्छा ये बचाएंगे, ठीक है, हम इनके साथ रहेंगे। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में हो रहा है, दुनिया के बहुत सारे देशों में हो रहा है, लेकिन यूरोप में फ्रांस की जनता ने इसको नकार दिया। हम जानते हैं कि हम कितने खतरे में और कौन खराब है और कौन सही है, हमें मत सिखाओ, अपना काम करो। आ जा समझ। तो फ्रांस के चुनाव के नतीजे समझ में आ रहे हैं। इसलिए यूरोप है ना डिफरेंट है। जब हम कानून बनाने की बात करते हैं, जब हम इलेक्शन की बात करते हैं, जब हम यूक्रेन के लिए बात करते हैं, अमेरिका के स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, फिर भी डेमोक्रेट्स के उतने खराब नहीं है, रिपब्लिकन के तो वही वाले हैं। तो क्या हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है और ऐसे तो हो जाना चाहिए, और कर लिया तो क्या हो गया। ट्रंप तो ऐसा ही था, ट्रंप का तो साफ साफ था कि ट्रंप के होटल में अगर आप रुके, आप अगर इजिप्ट से गए हो, आप अगर न्यूजीलैंड से गए हो, आप ऑस्ट्रेलिया से गए हो और अमेरिका राष्ट्रपति से मिलना चाहते हो तो ट्रंप के होटल में रुको। ट्रंप का होटल का चेन था, हर शहर में उसका होटल, अगर उसके होटल में रुकोगे तो राष्ट्रपति वहां मिलने आ जाएगा आपसे, अदरवाइज आपसे भेंट ही नहीं करेंगे तो कमाल ही है। मतलब धंधा भी साथ साथ और राष्ट्रपति भी साथ साथ। वो तो धंधा भी साथ साथ करता था। तो आपके साथ जो 400 लोग आए, उन 400 लोगों का कमरा भी बुक होगा, सबका अलग अलग, फिर सबके बिल बनेंगे, खाने पीने से लेकर रुकने, पार्किंग वगैरह सबके, तो होटल भी चलता रहेगा। तो राष्ट्रपति भवन में जो यानी व्हाइट हाउस, केवल वो व्हाइट हाउस नहीं था, बल्कि दुनिया भर में और खास करके अमेरिका में जितने भी होटल थे वो सब भी इंगेज रहते थे कि अच्छा माइनिंग का प्रोजेक्ट है और उसके साथ में आपका एमओयू होना है, उसके साथ होना है, तो ठीक है उस शहर में तुम्हारी टीम भेज दो, वहां मेरी होटल में रुक जाना, और वो उन लोगों को, मैं मेरी सरकार के लोगों को वहां भेज देता हूँ, ऑफिसर्स को बता देते हैं, वो वहां पर सिग्नेचर कर लेना फाइल का। और ये राष्ट्रपति कर रहा था और इसका एक्सेप्टेंस था, और रिपब्लिकन पार्टी का भी उम्मीदवार था फिर से, और एक्सेप्टेंस। और वहां के जो रईस लोग, खास करके सेंट्रल अमेरिका के, इधर की बात नहीं कर रहे हम लोग, जो कॉलोनियल 17 कॉलोनीज वाली बात नहीं कर रहे, ईस्टर्न अमेरिका की बात नहीं कर रहे, हम सेंट्रल अमेरिका और उसकी बात कर रहे हैं। सेंट्रल अमेरिका में सारे वो लोग हैं जो कि ब्रिटेन के और यूरोप की कॉलोनीज के कॉलोनाइजेशन के समय में पहुंचे थे, और उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस और बड़ी बड़ी जगहों को वहां के नेटिव्स, रेड इंडियंस और उन सबको हटा के उन पे कब्जा कर लिया। इसलिए आप देखोगे कि रिपब्लिकन्स के सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो जीतते हैं, आप ब्लू और रेड कलर देखते हो ना, इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो सारा सेंट्रल अमेरिका होता है, पूरा लाल लाल होता है। तो वहां क्या है, वहां पॉपुलेशन है ही नहीं, वहां लैंडलॉर्ड्स हैं, और वो सारे रिपब्लिकन वोटर हैं जो रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं, और वो लोग सारे के सारे एथिक्स में विश्वास ही नहीं करते, एथिक्स से कोई लेना देना नहीं। डेमोक्रेट्स कहां मिलेंगे आपको, ईस्टर्न और वेस्टर्न, लॉस एंजलिस और वो उधर, जहां पर नौकरियां हैं, जहां पर शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहां कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, और जहां पर दुनिया भर से इमिग्रेंट्स आकर के रह रहे हैं। इसका मतलब वहां दुनिया भर की पॉपुलेशन है।
तो कुछ बात समझ में आ रही है? उन लोगों ने एथिक्स की लाज रखी है, उन लोगों ने थोड़ा नैतिक दायित्व निभाया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी चलता है ना, ये करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी तो यहाँ के नेटिव्स की जमीनें छीन के उन पर कब्जा किया और इतने बड़े बड़े फार्म हाउस और फार्मलैंड हमने लिए हैं। आज हम इसीलिए वहाँ के एग्रीकल्चर को सूटकेस एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत रईस लोगों के एग्रीकल्चर है, बहुत ही रईस है वो। तो ये जो कल्चर है जिसकी मैं बता रहा हूं कि इंडिया में जो एक्सेप्टेंस है, ये उस सेंट्रल अमेरिकन माइंडसेट का कॉपी है कि ठीक है तो है, क्या गलत है, ये जो कुछ भी है ठीक है। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोगों के हिसाब से, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के हिसाब से, गरीबी को खत्म करने के हिसाब से, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के हिसाब से, राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, इन सब के हिसाब से ये ठीक नहीं है। जब आप कमजोर लोगों को आगे लाना चाहते हो, महिलाओं को अधिकार देना चाहते हो, सब लोगों को न्याय देना चाहते हो, सब लोगों को बराबरी का हक देना चाहते हो, आप कानून का शासन स्थापना करना चाहते हो, आप चाहते हो कि केवल पैसे वालों को न्याय नहीं मिले, गरीब लोगों को भी न्याय मिले, न्यायपालिका गरीब लोगों की भी बात सुने, नहीं तो पैसा फेंकेंगे, बड़ा वकील करेंगे, जैसे शाहरुख खान का बच्चा बाहर आया, क्या सामान्य आदमी का बच्चा आ सकता है इतना जल्दी बाहर, क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए नहीं है। तो क्या न्यायपालिका ऐसी रहेगी? जब कभी भी आप अकाउंटेबिलिटी लेके आना चाहते हो, जजेस अकाउंटेबिलिटी, पुलिस अकाउंटेबिलिटी, बिजनेस अकाउंटेबिलिटी, जर्नलिज्म में अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रेस की अकाउंटेबिलिटी। अब प्रेस वाला आप में से किसी का चरित्र हनन करे और अखबार में कुछ भी उल्टा सीधा छाप दे और किसी व्यक्ति को फांसी तक लगानी पड़ जाए, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दें, और जबकि वो गलत बातें थी, पर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भारत में, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि वो बोलता है कि ये तो मेरा अधिकार है, मैं कुछ भी छाप सकता हूं। तो तुम ऐसा कुछ छापोगे जिससे कोई आत्महत्या कर ले, यानी उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़े, ये तुमको छूट है क्या? लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी है ही नहीं उसकी। टीवी पे दिखा देंगे, किसी आदमी का चरित्र हनन करेंगे 10 दिन तक 24 घंटे, और जब वो कोर्ट से बरी हो जाएगा तो 2 मिनट की न्यूज चला देंगे, उसको आज बरी कर दिया। अब भी तो चिल्ला चिल्ला के बताओ लोगों को कि हमने 10 दिन तक गलत बताया था और आज हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल सही आदमी था। तो उसका कैरेक्टर निर्माण कर सकते हो क्या? तो फिर खराब तो आपने बहुत अच्छे से किया था, तो कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं है। तो ऐसा समाज बन जाता है। तो क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं? तो जब रिपब्लिकन तो चाहते हैं, वो जो सेंट्रल अमेरिका के रिपब्लिकन्स जो मैंने आपको बताया, वो बोलते हैं तो क्या हो गया, उसका अखबार था उसने छापा, उसका चैनल था उसने बोला, उसमें गलत क्या है? आपका चैनल हो तो आप बोलो। वो तो इतना इनोसेंटली इस तरह से बात कर लेता। उसके पास गाड़ी थी तो उसने कुचल दिया, आपके पास गाड़ी हो तो जाके टकरा दो उससे। आप पैदल जा रहे थे इसलिए कुचले गए, आप गाड़ी में होते तो कुचले थोड़ी जाते। उनके एक्सक्यूज इस तरह के होते हैं, ये भूखे नंगे हैं तो क्या इनको हम खिलाएंगे, हम टैक्स देंगे और उसके बाद इनको पीडीएस में अनाज मिलेगा। जबकि आप जानते हो कि कोरोना की इस पूरी पैंडेमिक में पीडीएस नहीं बचाया। पहले से अगर पीडीएस का सिस्टम नहीं होता तो लोग कितने भूखों मरते। लोगों को अनाज देने का नया सिस्टम कैसे आप रातों रात डेवलप करते? कुछ नया हो पाया? उस समय तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ था। दुकानें थी, गोडाउन्स थे, बेचने का सिस्टम था, आधार कार्ड से जुड़ा हुआ था, मोबाइल से जुड़ी हुई चीजें थी, फिंगरप्रिंट वाला भी ऑलरेडी लगभग पूरा हो चुका था, जनधन आधार से जनधन से जुड़े हुए थे तो उन खातों में आप कुछ डाल पाए पहले से। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी थी, वो काम कर गई। और इन चीजों का विरोध कितना जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त विरोध होता है। फ्री बीज का भयंकर विरोध होता है कि सब कुछ फ्री में दोगे, सब कुछ फ्री में दोगे। तो जब आदमी काम नहीं कर रहा तो अगर इन्होंने बचा के नहीं रखा तो उसका हम क्या कर सकते हैं? इनको बचा के रखना चाहिए था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और इनके पास स्मार्टफोन नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ेंगे,
अब ऑनलाइन पढ़ना, बोलना तो बहुत आसान है ऑनलाइन पढ़ना, लेकिन स्मार्टफोन कितना महंगा आता है। 3 बच्चे हैं तो तीनों को अलग अलग स्मार्टफोन दिलाया जा सकता है क्या? कितने परिवार हैं कि जिनके 3 बच्चे हैं तो तीनों के पास अलग अलग स्मार्टफोन है। तो लैपटॉप खरीदना कितना महंगा पड़ता है। और अनपढ़ माता पिता जो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो क्या उनके पास खुद के पास स्मार्टफोन है तो वो दे देंगे? कई बार पढ़े लिखे लोगों ने तो किसी की मदर के पास भी था, फादर के पास भी था, तो 2 में से किसी एक पेरेंट का फोन जो है वो बच्चे को दिला दिया और उन्होंने उससे काम चला लिया एक फोन से, और बच्चे को वो वाला फोन दे दिया। खरीदने भी नहीं जाना पड़ा, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी डेटा डला हुआ था, उसको रिचार्ज करा लिया और उन्होंने उस पर पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना बड़ा डिवाइड है इंडिया में। पर किसी ने बोला नहीं, वो बोलता जिसके पास होगा वो पढ़ेगा ना, नहीं है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। तो 2 साल पीछे रह गया और 2 साल शून्य है उसका पढ़ाई। और आपने ऑनलाइन पढ़ा भी दिया, ऑनलाइन क्लासेस भी थे, लेक्चर्स भी थे, वो सब कुछ था। सेकंड हैंड मोबाइल्स का कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। और सेकंड हैंड के 3-4 हजार में यदि कोई मोबाइल बनाएगा तो वो वाली फीलिंग उसके पास आएगी स्मार्टफोन वाली, बहुत ही घटिया वाला होगा। या तो साउंड क्वालिटी खराब होगी पिक्चर, या हैंग होगा, या वो टच स्क्रीन ठीक से काम नहीं करेगा, तो 3-4 हजार में संभव नहीं है। सेकंड हैंड में कितनी प्रॉब्लम होती है। कोई भी आदमी मोबाइल बेचता है और फेंकता है तो तभी तो फेंकता है ना जब वो कुछ ना कुछ उसमें खराबी होती है, तो वो इशू उसके साथ आएगा। तो ये जो जितने भी बहाने बनाए जाते हैं कि वो सेकंड हैंड ले लेगा या 3-4 हजार वाला ले लेगा या यूं कर लेगा वो कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने का जब उनको मिल गया तो फिर वो कुछ दूसरी चीजें सोच पाए। वैक्सीन का पैसा ले रहे थे तो पैसे में जब आप वैक्सीन लगाते तो इतना वैक्सीनेशन हो पाता, तो आज चौथी वेव आके रहती, चौथी वेव को रोका ही उसी ने, क्योंकि वैक्सीनेशन था 90% लोगों के पास। तो फ्री दिया तभी हो पाया ना, नहीं तो लोगों का ऐच्छिक होता, जबरदस्ती तो आप पैसे लेके वैक्सीन नहीं लगा पाते। फ्री में भी कौन सा जबरदस्ती लगा दिया, फ्री में भी तो ऐच्छिक ही था। तो पैसे लेने के बाद तो फिर और भी मुश्किल है उसकी जेब से पैसे निकलवाना, फिर आप वैक्सीन लगाओगे ना, तो बहुत मुश्किल था। तो ये चीजें समझने की है। फिर आप कहोगे नहीं है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत सिना, छोटी मछली जो है वो खाई जाएगी बड़ी मछली के द्वारा, तो ये मर जाएंगे, साफ हो जाएगा कचरा, उसमें क्या है। तो अच्छा मतलब ये कचरा है और वो नागरिक नहीं है। तो ये जो मानसिकता डेवलप होती है इसी को बोलते हैं अल्ट्रा राइटिस्ट, दूर दक्षिणपंथी मानसिकता। हम क्या कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के खिलाफ भी है, एथिक्स के खिलाफ भी है, अंतर्राष्ट्रीयता के खिलाफ भी है, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी गलत चीज है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से भी गलत चीज है, और सबसे बड़ी चीज है हिंदुत्व के हिसाब से भी गलत चीज है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, उस सिद्धांत के भी खिलाफ है। क्रमवंतो विश्वमार्यम, उसके भी खिलाफ है, सबके खिलाफ, क्योंकि इंसानियत के खिलाफ। बेसिक वैल्यूज जो होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, मानवतावादी सिद्धांत, उनके खिलाफ। और भगवान महावीर के जियो और जीने दो के हिसाब से खिलाफ, और परिग्रह के सिद्धांत के खिलाफ, क्योंकि ये तो परिग्रह हुआ ना। फिर आपने तो राशन पानी इकट्ठा करके रख लिया 2 महीने का, क्योंकि लॉकडाउन लंबा चलेगा, लेकिन मार्केट में इसी वजह से अवेलेबल नहीं कि आपने इकट्ठा कर लिया, तो यही तो परिग्रह हुआ। हमारे पास था तो हमने उपयोग कर लिया, तुम्हारे पास नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आपको 1 प्लॉट की जरूरत है मकान बनाने के लिए, लेकिन शहर में आपके 40 प्लॉट हैं, ये परिग्रह है। भगवान बुद्ध के हिसाब से भी ठीक नहीं है, भगवान महावीर के हिसाब से भी ठीक नहीं है, भगवान राम के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और हनुमान जी के हिसाब से तो कतई नहीं है वो और ज्यादा रिवॉल्यूशनरी।
और गांधी के हिसाब से भी नहीं है और अंबेडकर के हिसाब से भी। ये सिर्फ पूंजीवादी पिशाचों के हिसाब से ठीक है, उनको पिशाच कहा जाता है, नर पिशाच। पिशाच है जो दूसरों का खून पी जाते हैं, तथाकथित अमीर लोग, बिलियनर्स, और जो बहुत इतने ज्यादा पूंजीपति बनने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, किसी भी देश को जरूरत नहीं। इसलिए अत्यधिक पूंजीवाद अपने आप में विनाश का कारण और मानवता विरोधी है। तो फिर क्या कम्युनिज्म हो जाए? नहीं, कम्युनिज्म का भी घोर दुरुपयोग हुआ है शब्द का भी। कम्युनिस्ट भी एक एक्सट्रीम विचारधारा है, अंबेडकर उसको भी सपोर्ट नहीं करते थे, गांधी तो कतई नहीं करते थे। फेबियन सोशलिज्म, नेहरू का फेबियन सोशलिज्म, मध्यम मार्गी विचारधारा, मध्यम मार्ग, बुद्ध का मध्यम मार्ग, जियो और जीने दो। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज में से आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। कुछ बात समझ में आई? मैंने बहुत दिन हो गया, मैंने सोचा कि थोड़ा करंट अफेयर से इधर जोड़ा जाए। तो अभी जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हैं, तो ये पूरा जो दुनिया में सब कुछ आप परिवर्तन देख रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि यूरोप में उतना चेंज तो सभी जगह आ रहा है, यूरोप में भी आ रहा है। यूरोप में भी लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर भी इन सब मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही, लेकिन फिर भी वहां वो जीत नहीं रहा। अल्ट्रा राइटिस्ट जो है वो जीत नहीं रहा, या सेंटर फार राइटिस्ट जो है वो जीत नहीं रहे। वो नहीं जीत रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल है फ्यूचर के लिए, कि इसका मतलब यूरोप उतना नहीं बदला जितना यूएस तो हो ही चुका। यूएस का तो आधार ही कैपिटलिज्म है, और पैसा कमाना वहां का धर्म है। बिना पैसे यूरोप में कोई मूल्य नहीं है। वेलफेयरिज्म में यूरोप, इसमें अमेरिका में वेलफेयरिज्म का बहुत ज्यादा वो नहीं है, हालांकि उन्होंने दिया है, उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग किया, हेलीकॉप्टर मनी छापा है, और वहां के फेडरल रिजर्व ने काफी कुछ किया पैंडेमिक में। तो पढ़िएगा, मैंने आज जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज की है वो अभी के जो न्यूज़पेपर है उन सब के आर्टिकल की सुर्खियां होती हैं, और जितने भी यूपीएससी के लिए आर्टिकल्स होते हैं उन सब का सार बताया मैंने आपको। खास करके हिंदी मीडियम के लोगों को निबंध के रूप में कभी कुछ लिखना पड़ा तो बहुत अच्छे से। अब यहाँ प्रश्न कैसे आएंगे थोड़े प्री में, तो मैंने आपको बताया बिग टेक कंपनियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये जो बिग टेक है इनको रेगुलराइज कैसे, इनको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, इन पे नियंत्रण कैसे करें, इनको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि ये तो भागे जा रहे हैं, प्रॉफिट के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं, कार्टेलिंग भी कर रहे हैं, कार्टेल बने हुए हैं। सब ने एक दूसरे को जोड़ लिया है। उनको मालूम था कि फेसबुक जो है पुराने जमाने के लोग ज्यादा चलाएंगे, अब युवा जो है इंस्टाग्राम पे चले जाएंगे, तो मेटा ने जो है वो खरीद लिया उसको। फेसबुक ने पहले ही खरीद लिया, बाद में मेटा नाम रख दिया और वो सब कर लिया। आप देख रहे हो ना ये सब, तो ये सब पहले से खरीद लेना, फिर इंडिया में जियो के साथ में टाई अप कर लेना। जियो का भी अपना स्वार्थ है, व्हाट्सएप खरीद लिया उसने, व्हाट्सएप ने उसको जोड़ लिया, इन्वेस्ट कर दिया पैसा। तो रिटेलर्स के पास में जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप सीधा जियो पे कर पाएंगे, यानी कि जियो नेटवर्किंग भी रहेगा, व्हाट्सएप उसके साथ टाई अप किया हुआ है, और रिटेलर को जो आप सामान की मंथली ग्रोसरी का आइटम जो आप लिख के भेजोगे वो वहां जाएगा, उससे आपका बिहेवियरल स्टडी भी हो जाएगा। एक और चीज है, नर्स थ्योरी में आपने देखा था बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में अभी 2-3 नोबेल प्राइज आ गए हैं, तो वो यही है कि आदमी का बिहेवियर चेक किया जाए कि उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पसंद करता है। आप फेसबुक पे कौन सी चीज देखते देखते स्क्रॉल करते करते रुक जाते हो, और वो चीज आपको बेची जा सकती है। तो ये हो गया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। उसके आधार पर फिर आपको बम्बार्टमेंट होगा उन्हीं एडवर्टीजमेंट्स का,
जहां आप जाकर के रुके थे, और वही चीजें आपको बार बार दिखाई जाएंगी, वो फिर खरीदने की बढ़ जाएगी। अमेजोन पे भी होता है, आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके विज्ञापन आपको इधर उधर सब करके वही चीजें बार बार दिखाता है, बल्कि उसकी एक रेंज दिखा देता है आपको बहुत बड़ी, कि आपको यही चाहिए था ना, नहीं तो आप इसमें ये भी पसंद कर सकते हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स नए जमाने का ब्रांच है ये। हालांकि पुराना हो गया 30 साल, लेकिन 30 क्या बल्कि 50 साल। वो जो नए स्टोरी पे आया था वो इसी का था। हल्का सा पुश चाहिए होता, हल्का सा, फिर तो वो खरीद लेगा। उसको इशारा करो, उसकी इच्छा जागृत कर दो। और मैंने आपको बताया कि विज्ञापन यही एहसास कराते हैं कि आप खराब हो, आप में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बस, तो आप वाकई में खरीदने पहुंच जाते हो। तो इसीलिए तो विज्ञापन में मॉडल्स को और उनको यूज किया जाता है ना, क्योंकि वो उन कपड़ों को पहनते हैं, फिर वो अच्छे दिखते हैं, आपको लगता है हम भी ऐसे दिखेंगे, तो आपका वैसा हेल्थ ही नहीं है। आपने तो अपने आप को मोटा बना रखा, वैसा बना, उसके लिए सबसे पहले तो वैसा स्लिम बनना पड़े, उसके बाद तो कुछ भी टांग लो, अच्छा ही दिखता है, उस ब्रांड की जरूरत ही नहीं। तो आप तो बद्दे ही दिखते हो, उस ब्रांड में भी बद्दे ही दिखते हो। बात तो मॉडल है इसलिए अच्छा दिखता है। तो यही कमाल है। एडवर्टीजमेंट भी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। आपके बिहेवियर को चेक करके आपकी आदत डलवाते हैं, फिर आपको बेचते हैं। दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, बोलते हैं ना। तो दिखाना। तो कुल मिला के बिग टेक जब इतना कुछ दिखा रहा है और आप खरीद रहे हो, और इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स चल रही है, और वो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, उसमें एथिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, और एंटी ट्रस्ट लॉ काम नहीं कर रहा, यूरोप स्ट्रगल कर रहा है, और भारत का कंपटीशन कमीशन काम नहीं कर रहा, तो अब बताओ उसके प्रश्न आएंगे कि नहीं? तो आप कंपटीशन कमीशन, एंटी ट्रस्ट लॉ, डीएमए जो अभी यूरोपियन यूनियन लाया ये, और बिग टेक और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इनके ऊपर सवाल तैयार करो, 2 या 3 सवाल आपको परीक्षा में मिल जाएंगे अभी 5 जून को, क्योंकि ये ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट निकालना है आपको ये। और इसी के बेस पे यदि इलेक्शन होने लगे और मतदाताओं को प्रभावित भी इसी तरीके से किया जाने लगा, तो पॉलिटी, डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये सब हिस्सा हो जाएगा। सोशल मीडिया में इलेक्शन कमीशन का रोल ही चेंज हो गया। अब पेड न्यूज और निगेटिव न्यूज और सामने वाले को बिल्कुल खत्म कर देने वाली न्यूज प्रमोशन करता है ना। ट्विटर भी जो है अपने बहुत सारे रोबोट्स हटाएगा। बोट्स, एक और मैं भी कुछ पढ़ा रहा था, उसमें बोट्स आया था कि बोट्स आजकल खूब यूज हो रहे हैं। रोबोट्स को ही आजकल शायद उस लैंग्वेज में हम लोग बोट्स कहते हैं, कि बोट्स का यूज बहुत होता है। कई कंपनियां जो है वो बोट्स को यूज कर रही हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक 200 से ज्यादा बोट्स यूज करता है, चाहे नया खाता खोलना हो। रात को 2 बजे भी यदि आप खाता खोलने के लिए एक्सिस बैंक में अगर ऑनलाइन अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो रात को 2 बजे तो एक्सिस बैंक खुला नहीं होगा, लेकिन एक वेब असिस्टेंट आ जाएगा आपके साइड में और वो आपके साथ चैटिंग करने लगेगा। तो बोट्स, रोबोट आपके साथ चैटिंग कर रहे हैं, और रोबोट चैटिंग कर रहे हैं, आपका नाम पूछ रहे हैं, आपका नंबर पूछ रहे हैं, और पूरा इंसान, यानी जैसे कोई वहां पर एक कर्मचारी बैठा रखा है, जैसे आप किसी बैंक में जाते हैं और एक वहां पर बैंक ऑफिसर होता है या कहें कि वर्कर होता है बैंक, तो वो आपसे पूछता है और डिटेल्स लेता है और आपका अकाउंट ओपन कर देता है। वैसे आप सारी चीजें उसकी पूरी करते जाओ। एडोब ने अपने सॉफ्टवेयर बेचने, खरीदने, टर्मिनेशन करना है, आपको ये करना है, तो आपको टर्मिनेट करने नहीं देता। आप वहां से एग्जिट करना चाहते हैं, बोलते क्यों जा रहे हो, कारण बताओ, फिर मैं हेल्प यू आ जाएगा वो। फिर अगर ऐसा है तो हम आपको छोटा पैकेज भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि वो नहीं, नाम भी रहता है, आई एम राघवन, आई एम अवंती, ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि ये मतलब वाकई में कोई है। रोबोट्स, अभी 90% जगहों पर रोबोट्स, तो बोट्स का यूज। और ये सोशल मीडिया में आप देखते हो ये सब बोट्स हैं अधिकांश। ट्विटर पे जब से बोला है कि एलन मस्क ने खरीदा, उसने कहा कि मैं जो है इसको रैशनलाइज करूंगा और वो करूंगा, और मैं फेक अकाउंट्स वगैरह बाहर करूंगा, तो
अधिकांश पॉलिटिशियंस ने अपने अकाउंट के साथ में बोर्ड्स लगाए हुए, रोबोट्स। वो इंसान सामने जो जिस तरह की चीजें हैं वो रोबोट्स हैं, उसी से उनकी फैन फॉलोइंग और ट्विटर पर जो ट्रेंड करते हैं वो ट्रेंड कराते हैं दिन भर। इंसान तो इतना पागलपन के हद तक कर ही नहीं सकता, क्योंकि रियल जिंदगी में जब मैं देखता हूं खुद को तो मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मुझसे बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। फिर मुझे लगता है कि नहीं तो वाकई में इंसान से कराया ही नहीं जा सकता, उसके हजार लफड़े हैं। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो IAS की तैयारी करेंगे या मेरा लाइक शेयर करते रहेंगे? भाई वो अपना काम करेंगे ना, वो अपनी जिंदगी में। बल्कि कई बार तो कंपटीशन में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बोलते हैं कि हमने सोशल मीडिया छोड़ दिया सोशल। और मैं कई बार बच्चों को कहता हूं मुझे मदद करो, मेरा लाइक शेयर कमेंट करो, मेरा कुछ बढ़ाओ, मेरे इस पर लोग कमेंट नहीं करते। और जो सिलेक्ट बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हमने सोशल मीडिया छोड़ दिया था। तो ये तो मतलब ये तो हिपोक्रेसी हो गई, ये तो गलत बात है। मैं बच्चों को अगर सोशल मीडिया पे धक्का दूंगा और कहूंगा कि मुझे लाइक शेयर करो तो IAS कभी नहीं बन सकते। इसका मतलब मेरे बच्चे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, सोशल मीडिया पे मुझे कभी आगे बढ़ाएंगे नहीं। इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं और वो उनका काम है और वो उनको करना भी चाहिए। मेरा ये उनको कहना ही गलत है कि आप ये क्यों नहीं करते। ये नहीं करेंगे तभी तो बढ़ेंगे और तभी तो बनेंगे। ये करने लगेंगे तो कहां से बढ़ेंगे? ये उनका काम ही नहीं है। तो फिर पॉलिटिशियंस को तो इतना भयंकर सपोर्ट मिलता है, दुनिया में सबसे नंबर 1 पे पहुंच जाते हैं ट्विटर पे और यहाँ पर। तो ये कौन है? तो अभी आधे हो जाएंगे, एलन मस्क के पास पूरा तो बोलोगे कि आप इनके 10 करोड़ थे तो 3 करोड़ रह जाएंगे, 4 करोड़ रह जाएंगे, क्योंकि रियल में नहीं है। तो यूरोप के पॉलिटिशियन के तो पीछे हैं, इंडिया वाले पॉलिटिशियन के सबसे नंबर 1 क्यों है? क्योंकि रोबोट्स ज्यादा है। फिर आप कहोगे पेड वाला भी नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं कि आप कहो कि सर मेरी कॉपी या ये जो MPPSC UPSC का कॉपी चेक करते हैं, इनको 50 रुपए छोड़ो, आप 500 रुपए देने लग जाओ तो भी वो 5 मिनट में ही चेक करेंगे। बात सुनो, क्योंकि ये पेशेंस होता ही नहीं है कि कोई आदमी आंसर पूरा पढ़े। आंसर पूरा पढ़ के कभी चेक नहीं किया जा सकता। 5 मिनट में कॉपी चेक करके साफ कर देता। आप कहोगे नहीं पैसे कम मिलते हैं, केवल 20 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं कॉपी चेक करने के, इस वजह नहीं आप 500 रुपए कर दो एक कॉपी का तो भी यही हाल रहेगा, क्योंकि आप पढ़ा नहीं सकते किसी को। ये बहुत कठिन काम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो रात दिन मोदी को या किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और वो कंप्यूटर लेके बैठे हैं और लाइक शेयर ये कमेंट ऐसा करते होंगे। संभव नहीं है, इंसानों से तो संभव नहीं है, क्योंकि आप पैसे देके भी नहीं करा सकते, पैसे देके। रोबोट्स, ये कौन कर सकते हैं? रोबोट्स। बीच में मुझे किसी ने बताया कि कोचिंग वाला क्या करता है कि अपने यहाँ पे 50 कंप्यूटर लगाए हुए हैं और 50 कंप्यूटर पे अलग अलग जो है उसने इंटरनेट कनेक्शन लिए हुए हैं 50 तरह के, और 50 तरह के इंटरनेट कनेक्शन में उसने अलग से जो है सबके जीमेल अकाउंट बनवा रखे हैं अलग अलग, और उन सब से वो यूट्यूब ओपन करवाता है और फिर बहुत घंटों चलवाता है, और फिर वो प्ले लिस्ट पे लगा देते हैं। तो एक वीडियो खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो। कुछ वॉलेंटियर होते हैं तो उसके जो पैसे देके जो लोग रखे हैं वो उसको जाके आगे बढ़ाता है, तो लाखों में व्यूज पहुंच जाते हैं। क्योंकि कई बार मैं वीडियो देखता हूं तो ऐसा लगता है 1 करोड़ व्यू, 20 लाख व्यू। फॉर्म तो 15 लाख लोग भरते हैं तो 20 लाख लोग आए कहां से वीडियो देखने वाले? स्पेसिफिक वीडियो एग्जाम पर्पज का पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो व्यूज देखते हैं फिर हम लोग को लगता है ये रियल है, मतलब वाकई में इतना ही होता है। ये इसका 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, चलो 100 गुना हो जाएगा, 1 लाख गुना नहीं हो सकता। आज 1 लाख गुना हुआ है, इसका मतलब कुछ न कुछ आपने टेक्निक इस्तेमाल की है। या तो आपने पैसा फेंका है, लाइक्स खरीदे हैं, व्यूज खरीदे हैं। व्यूज बिकते हैं, यूट्यूब पे आप पैसा फेंकोगे व्यूज बना के बढ़ा के बता देगा, धड़ाधड़ बहुत सारे व्यूज हुए हैं।
यानी 10 मिनट में आप 5,000 व्यूज के बजाय 5 लाख व्यू चाहते हो तो 10 मिनट में 5 लाख हो जाए। लेकिन ऐसे व्यूज जो होते हैं ना, उसमें आप लाइक्स देखोगे तो 5,000 के टाइम पे मान लिया जाए 120 लाइक्स थे, तो 5 लाख होंगे तब 130 लाइक्स होंगे। इसका मतलब लाइक किसी ने नहीं किया, वो व्यूज बढ़ गए। मैं ये सब चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि रोबोट्स काम कर रहे हैं और ये सब फर्जीवाड़ा है, और ये सब आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आएंगे भी, इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का क्या नाम है, आईटी से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे। ये नए जमाने की चीजें हैं तो नए जमाने के प्रश्न आएंगे। जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और ये सब आए थे तो उस जमाने में एसी और डीसी में क्या अंतर होता है, और वो उस टाइप के चीजें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नए नए ब्रांच थे, तो परीक्षाओं में प्रश्न आते थे। पहली बार ट्रांसफॉर्म, ये जो जब पहली बार कंप्यूटर आया था, पहली बार जब मोबाइल फोन आए थे, तब जीएसएम टेक्नोलॉजी और सीडीएमए टेक्नोलॉजी में क्या अंतर होता है। पहली बार जब ब्रॉडबैंड वर्ड आया था, तब उसकी बैंडविड्थ और उसके बारे में प्रश्न आते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है उसके लेकिन टेक्नोलॉजी कितना टाइम ले रही है, कितने लोगों को इंगेज करके रख रही है, कितने लोग उस टेक्नोलॉजी में इंडल्ज हैं, इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिग टेक के चक्कर में लोग ज्यादा हैं। एप्पल, तो एप्पल का और गूगल का एक टाइप है कि वो अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन जो है एप्पल वाला गूगल को बता देगा, अपने खुद के इंजन को डिफॉल्ट के तौर पे नहीं रखेगा। किसको रखेगा? इस बात का एप्पल को भारी भरकम कमाई होगी, तो गूगल ने एप्पल पर बने रहने के लिए एप्पल को पैसा दिया कि मैं एप्पल के सारे डिवाइसेस पर एक डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पे दिखूं, मुझे दिखाओ। तो एप्पल ने कहा ठीक है, तुमको दिखा देंगे, पैसे दे दो। तो एप्पल के प्रॉफिट में बहुत बड़ा हिस्सा इस बात का है, लेकिन एप्पल अपने डिवाइसेस को बताता है कि मैंने मैकबुक बेचा है इतना, इतना मैंने एप्पल का फोन बेचा है, इतना मैंने आईपैड बेचे हैं, इस तरह से दिखाता है, इतने एप्पल वॉचेस हैं। वो ये नहीं बताता है कि मैंने गूगल के साथ एक टाइप कर रखा है कि मैं उसको अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन के तौर पे दिखाऊंगा और वो मुझे पे करेगा। इस चीज का यूरोप के लोगों ने विरोध किया कि ये तुम पैसा नहीं कमा सकते, तो उसका प्रॉफिट यूरोप में गिर गया। एप्पल का प्रॉफिट यूरोप में गिर गया। आया समझ? तो ये जो अंदरूनी चीजें हैं ये आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बिग टेक को थोड़ा पढ़िए, बिग टेक की स्टोरी कैसे बने, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे बने, अभी इनका कितना ट्रिलियन इकोनॉमी का वो है। फिर भारत में देखिए कि जब हम कल ही स्टार्टअप का कार्यक्रम हुआ ना अपने भारत में, इंदौर में, तो वो ये सब तो क्या भारत में भी यूनिकॉर्न, मध्य प्रदेश में कितने यूनिकॉर्न बन रहे हैं। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, यूनिकॉर्न सिटी क्यों बोल रहे हैं हम लोग हैदराबाद को और बेंगलोर को खास करके, वहाँ इतने यूनिकॉर्न कैसे आए, और ये यूनिकॉर्न किस नेचर के हैं, ऐसे कौन से स्टार्टअप हैं जिनमें इतनी आसानी से यूनिकॉर्न बन जाते हैं, है ना, $1 बिलियन तक पहुंच जाते हैं। तो इतने $1 बिलियन इकोनॉमी कैसे बन जाता है, आईपीओ में लिस्टेड कैसे होते हैं, जोमेटो किस तरह से हुआ था, अभी कौन कौन सी, अभी LIC का आईपीओ आया। तो ये जो टेक फॉर्म्स होती हैं या इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं जो कि जोमेटो की तरह जो इस तरह से आती हैं, क्या ऐसी फॉर्म्स को आगे आना चाहिए? क्या हम लोगों ने पेटीएम को, जो इस फॉर्म पेटीएम में असफलता मिली और जोमेटो में जबरदस्त सफलता मिली, तो दोनों में अंतर क्या है? ये सब प्रश्न रहेंगे। आईपीओ में आखिर जाना क्यों चाहते हैं? क्यों जाना चाहता है बायजूस, क्यों जाना चाहता है अनअकैडमी? क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा हो जाता है, और इन्वेस्टर्स का पैसा हो जाता है तो आप सेफ हो जाते हैं।
अभी तक आपका पैसा लगा रहता है। और आईपीओ का इंपॉर्टेंस, ऐसे में रोल ऑफ सेबी, सेबी किस प्रकार से उसको रेगुलेट करता है, सेबी का रोल कितना है उस एजेंसी के रूप में। अदरवाइज स्कैम किस किस तरह के हो सकते हैं, तो यही तो स्कैम होते थे पहले, इन्हीं को घोटाला कहते थे। हर्षद मेहता के समय में क्या हुआ था, यही हुआ था ना। वो अपने आप को ये एजेंसी बताता था कि हम ऐसी एजेंसी हैं कि हम सजेस्ट करते हैं। अभी भी एक घोटाला आया, क्यों बोलते थे कि हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सी कंपनी में शेयर लगाना तुम्हारा ठीक रहेगा, किस कंपनी के शेयर खरीद लोगे तो आप प्रॉफिट में होगे। और बाद में उस कंपनी ने क्या किया, खुद ही ने शेयर खरीद लिए बहुत सारे। बुल्स एंड बियर्स के क्वेश्चंस आते थे पहले कि बुल्स किसको कहते हैं और बियर किसको कहते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया जिनको हिंदी में बोलते हैं। शेयर में उछाल लाने वाले, मार्केट में उछाल लाने वाले बुल्स। तो वो जो कंपनी, उन्होंने कहा बोले हम कुछ नहीं करते, टेलीग्राम चैनल चलाते हैं और टेलीग्राम चैनल चलाते हैं और हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उसमें चूंकि टेलीग्राम में लिमिट नहीं होती, तो हमने लाखों लोगों, हजारों लोगों को उसमें जोड़ लिया, 30-40 हजार लोगों को जोड़ लिया जो हमसे टिप्स लेना चाहते हैं। तो उसने टेलीग्राम चैनल का नाम लगा कि शेयर मार्केट में हाउ टू इन्वेस्ट, और कैसे आप कम समय में प्रॉफिट कमाएं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, और टेलीग्राम चैनल बना लिया। अब उसके जो सब्सक्राइबर हैं उनको कहा कि ये वाली जो कंपनी है, कोई भी एक फर्जी टाइप की कंपनी, ऐसी शेयर कंपनी टाइप की, नई नवेली सी, जिसका कोई बहुत ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, बोले ये बहुत आगे जाने वाली है। और खुद ने बहुत सारे शेयर पहले खरीद के रख लिया, बहुत ही सस्ता था तब शेयर खरीद कर लिए, बाद में लोगों को उसमें पीछे लगा दिया। तो एक तरह का कॉन्स्पिरेसी है। और आर्टिफिशियली आपने बूम ले आया और उसको टॉप पे ले चले गए, और फिर अचानक से जब वो टॉप पे गई तब आपने बेच दिया, तो प्रॉफिट कमा लिया। क्योंकि आपने पहले खरीद के, बहुत कम प्राइस था तब खरीद के, उसको आप एक नकली वैल्यू बढ़ा करके आप उसको वहां तक ले गए और वहां ले जा करके बेच दिया। उनको मालूम था कोलैप्स होना है, क्योंकि कुछ होना जाना कुछ नहीं है इसी कंपनी का। तो लास्ट में जो उसके शेयर जिन लोगों के पास रह गए वो कोलैप्स हो गए। तो वो जो चेन बिजनेस होता है और वो जो होता है ना, उसी टाइप का हो गया। लास्ट के जो बायर हैं वो सब फंस गए, और जो सही समय पे सेल आउट करके निकल गए उन्होंने पैसा कमा लिया। तो ये भी एक स्कैम है ना, ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का मिसयूज, ये नए जमाने का स्कैम। क्योंकि आपने हर्षद मेहता वाला अगर वो सीरियल या मूवी देखी होगी तो वो भी ऐसी एजेंसी चलाता था, वो भी एक तरह का सलाहकार था कि मैं बताऊंगा आपको, पर वो बुल्स में था इसलिए उसको बिग बुल कहा जाता था। हर्षद मेहता को बिग बुल कहते ही इसीलिए थे क्योंकि वो प्राइस चढ़वाता था। और जब जमाना आया मंदड़िया का, उसमें जो नाम भी था उसका पता नहीं क्या था, लेकिन जैसे ही बियर्स वाला जमाना आया, और वो तो फिर 2000 से पहली बार उसके इतिहास में सबसे ऊपर गया था स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट में अभी भी ब्लैक फ्राइडे आया था, ये सब पढ़ो, ये सब न्यूज है। मैं आपको कोई इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मैं सोशल मीडिया के मिसयूज बता रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का मिसयूज, अपने सब्सक्राइबर बना करके उनको बेवकूफ बना करके नकली तरीके से आगे बढ़ा करके पैसा कमा लेना और बेच के निकल जाना, और अब गायब हो जाना कंपनी समेट के। अब उसका दफ्तर ही नहीं। जो कंपनी जहां थी, टेलीग्राम चैनल जहां से संचालित होता था, अब वो 8-10 लोग मिलकर के कुछ न कुछ मैनेज करते होंगे, क्योंकि आखिर इतने सब्सक्राइबर को पर्सनली रोज मैसेज प्लांट करना ये कौन कर पाएगा। तो ये सब चीजें जो है, और सबसे बड़ी चीज है कि ऐसे समय में सेबी का रोल क्या है, ऐसे समय में गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। और ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और आईपीएस है और आईएएस है, वहां एसपी कलेक्टर है, तब आपके रोल क्या है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को करके रखना है ना आपको। अभी एक न्यूज भी थी, एक प्रोफेसर कौन है जिसने 1.5 करोड़ रुपए खा लिए इंदौर में, बच्चों के इन्वेस्ट करने के नाम पे वो कर दिया और खुद ही खा गया 1.5 करोड़ रुपया। प्रोफेसर पढ़ाते हुआ मोटिवेशनल लेक्चर देता था, किस बात का कि इन्वेस्ट करो,
दुगना कैसे होता है, 4 गुना कैसे होता है, 20 गुना कैसे होता है पैसा, इस बात का मोटिवेशनल लेक्चर। तो शॉर्टकट के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए कभी, यूं करा देंगे, वो करा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होता है, चमत्कार नहीं होते। मैंने कभी कई बार क्लास में बताया, मिरेकल होते ही नहीं है, मेहनत होती है। हाँ, रियल एस्टेट में जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं राइट टाइम पे, पर बट वो इन्वेस्टमेंट भी रिस्की होते हैं कई बार, आगे जाकर के आएंगे ये 2030 तक की बुलबुला है, ये भी बबल बस्ट होगा। तो कोई भी गुब्बारा अगर बहुत फुला जा रहा है तो मतलब फूटने वाला है, क्योंकि ज्यादा फुलाओगे तो लोग कान में उंगली डाल देते, फिर बोले एक फूंक मारी तो उसको लगता है बस इसके बाद तो जाएगा, अब तो जाएगा, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा फूलता नहीं है। तो ये तो सबको समझ में आता है। बबल भी जो बनते हैं तो इसी को बोलते हैं, जब हाइट बहुत ऊंची जाती है तो उसको यही कहा जाता है, बबल बस्ट। बबल बस्ट होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ में आए होंगे। आईपीओ, सेबी का इंपॉर्टेंस अभी इस साल बहुत ज्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत तरह के स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। बुल्स बियर्स वाले देख लो थोड़े से, कौन कौन है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, स्टॉक कंपनियां किसने एकदम से राइज किया, कौन एकदम से कोलैप्स हो गई, वो नए नए आईपीओ कौन कौन से आए, यूनिकॉर्न्स कौन कौन से बड़े हैं जो भारत में स्टार्टअप्स तैयार करके एकदम से बहुत ऊंचे पहुंच गए, क्योंकि नई इकोनॉमी है। देखिए, यूनिकॉर्न्स तैयार होना कई इकोनॉमिस्ट बुरा नहीं मानते, वो बोलते हैं कि देखो एथिक्स वगैरह सब अपनी जगह है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं दुनिया भर के पैसे के इनफ्लो की। इनफ्लो तो है ना ज्यादा, भारत में पैसा तो आ रहा है, किसी भी तरह से आ रहा हो। मान लीजिए कोई आदमी एक रॉन्ग आइडिया लेकर के भी पहुंच गया, या हल्का वाला आइडिया, जो घटिया टाइप का आइडिया है, अनएथिकल आइडिया, ऐसा कोई आइडिया लेकर के आईपीओ बन गया, आईपीओ करवा लिया उसने, और धोखा भी दिया उसने, धोखे में रख के किया। लेकिन दुनिया भर में जहां जहां लोगों के पास पैसा था, खास करके पेंडेमिक के समय में क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, और जो फेडरल रिजर्व वगैरह ने बहुत सारा हेल्प किया, पैसा बांटा लोगों को पैसा बांटा, तो ज्यादा आ गया पैसा, तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, खास करके भारत में। तो उस समय में उन्होंने आओ देखा ना ताओ, जहां इन्वेस्ट कर सकते थे वहां इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा आ गया। तो कुछ लोग बोलते हैं भारत में पैसा आ रहा, यही बड़ी बात है। जैसे आपका लड़का जुआरी है, और अगर वो रोज कमा के ला रहा है 10 लाख रुपया, तो जुए से कमा के ला रहा है या कैसे ला रहा है, उससे क्या लेना देना, 10 लाख रुपया तो रोज घर में आ रहा है, तो इससे तो काम चल सकता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि ये उधार नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट मान रहा है सामने वाला, डूबेगा तो उसका डूबेगा, वो इसको काम का आदमी मान रहा है, उसको पैसे दे रहा है। बात समझ में आ रही? तो शेयर मार्केट में जो पैसा आता है वो कर्जा नहीं होता। अगर कंपनी नहीं चली और कंपनी घाटे में गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, या आधा पैसा मिलेगा। कंपनी के पास जो होगा वही, तो आप जिस दिन अपने शेयर विड्रॉ करोगे उस दिन जो शेयर की कीमत होगी वही मिलेगी ना आपकी। आपने शेयर खरीदा था तब 5,000 कीमत थी, और आप जब शेयर बेच रहे हो तो 1,000 रुपए कीमत है, तो आपको 1,000 मिल जाएगा। कंपनी घाटे में तो आप भी घाटे में। कर्जा नहीं है, कर्जे में तो क्या होता है कि आपको 5,000 रुपए दिया तो आपको 5,000 रुपया ब्याज सहित देना पड़ेगा, तो उसको 6,000 कम से कम ले जाएगा। लेकिन यहां वो 5,000 जमा कराएगा और 1,000 ले जाएगा और आपको कुछ नहीं देना है। इसलिए लोग आईपीओ में आना चाहते हैं। अनअकैडमी, बायजूस ये जानते हैं कि हमारा बुलबुला जिस दिन फूटेगा उस दिन हमारे पास कुछ नहीं होगा। आईपीओ होगा तो हम शेयर बेच देंगे, जनता खरीदेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, दुनिया भर के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। जर्मनी का आदमी भी करेगा, डेनमार्क का भी करेगा, अमेरिका का भी करेगा, ब्राजील का भी करेगा। और जिस दिन हमारी कंपनी यदि डूबी तो सबके पैसे डूबेंगे, हम तो अपना प्रॉफिट लेके पहले निकल जाएंगे, बल्कि हम अपनी हैवी सैलरीज रख लेंगे और हैवी सैलरीज निकाल लेंगे, क्योंकि हम तो ऑनर हैं, ज्यादा शेयर हमारे पास हैं, और किसी भी दिन अपनी हिस्सेदारी बेच के खत्म भी कर सकते हैं। कंपनी दूसरे लोग चलाएंगे, नहीं चले तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि हम अपना सिर्फ अपनी जिंदगी बना ली हमने,
करोड़ों अरबों रुपए जो हम कभी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते थे, हमने कमा लिया, और नंबर 1 में हमने टैक्स भी दे दिया। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए 70 लाख रुपए चाहते हैं तो 1 करोड़ निकाल लें और 30 लाख रुपए टैक्स दे दें तो 70 लाख हो जाएगा। लेकिन हम 70 करोड़ चाहते हैं तो हम अपनी सैलरी और ये सब 100 करोड़ की कर लें और 30 करोड़ टैक्स दे दें और 70 करोड़ बना लें। उनके हाथ में 30% टैक्स देना है, व्हाइट मनी तैयार हो जाएगा 70 करोड़ का। 700 करोड़ जाते हैं तो 1000 करोड़ सैलरी बनाए, प्रॉफिट बनाए और अपने हिस्से में कर लें, और फिर 300 करोड़ वो दे दें और 700 करोड़ हमारे। ऐसे ही 7000 करोड़ चाहते हैं तो 10,000 करोड़ कर लें, 1 लाख करोड़ चाहते हैं तो उतना कर लें। तो जो करना है आपको कर सकते हो। अंबानी भी यही करते हैं। तो फिर ज्यादा शेयर हमारे पास रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग हमारे पास रहेगा। तो यही तो होता है ना, इसीलिए आईपीओ बनना चाहते हैं। तो अभी पिछले दिनों इसकी होड़ बहुत लगी है, पूरे 1 या 2 साल तक ये बहुत चर्चा में रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आया है। यकीन मानिए 2 या 3 प्रश्न इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे अच्छे यूनिकॉर्न, सबसे अच्छे स्टार्टअप, सबसे बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनियां, उनके प्रॉफिट्स, कारण, उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी, उनसे जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, गवर्नमेंट के साथ उनके रिलेशन या स्पेशल रेगुलेशन या नए नए जो एक्ट बने हैं इससे संबंधित, ये सब के सब आपको पढ़ने चाहिए। तो मैंने करंट अफेयर्स का एक थोड़ी सी छोटी संक्षिप्त यात्रा इसके माध्यम से आपसे करी है कि आप थोड़ा होमवर्क करिए। और क्रॉनिकल का भी एक निकला हुआ 1 साल का बुकलेट, वो खरीद लीजिए, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। साल भर का करंट अफेयर्स में वो खबरें छाट करके, वैसे तो उसमें इंपॉर्टेंट ही है, सारा पढ़ना चाहिए, लेकिन अब 15 दिन बचे हैं, आप कितना पढ़ पाएंगे नहीं पता। तो कल हम देखेंगे इन्वायरमेंट वाला, आज इन्वायरमेंट छूट गया। मेरी इच्छा थी कि हम लोग इस दिशा में निकल पड़े, तो कुछ फायदा हुआ आपको, रिवाइज हो रहा है। चलिए ठीक है, शांति पाठ।